दोस्तों नमस्कार। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि अमेरिका ने रसिया की जो रोसनेफ्ट एंड लुकोइल कंपनी है उस पर क्या किया है कि एक तरीके से सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध का क्या वर्ल्ड के जो एनर्जी सेक्टर पे फर्क पड़ने वाला है, खासकर एशिया की अगर बात किया जाए, अमेरिका का ये जो एक तरह से कदम है वो चाइना और इंडिया की जो एनर्जी चैलेंजेस हैं उनको बढ़ाने वाला है। क्या प्राइस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, किस तरीके से भारत इसको हैंडल कर सकता है, ये काफ़ी चर्चा का विषय है। और आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी कुछ और आपको दिखाई पड़ेगा, किस तरीके से भारत इस बड़े, कह सकते हो, बदलाव को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो न्यूज़ पे बने रहिएगा आप लोग। अभी आप सबको पता है कि पुतिन का और डोनाल्ड ट्रंप का कुछ डिस्कशन चल रहा है कि यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन पे लगातार वो बात कर रहे हैं, वो दबाव भी डाल रहे हैं। और साथ ही साथ जो ग्लोबल पावर है, इंडिया, चाइना, इनके लीडर से भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप पुतिन से बात करिए और इस तरह के युद्ध को रोका जाए। ठीक है, जो रसिया के साथ यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक, इसी क्रम में आप कह सकते हो प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका ने क्या किया है, दो बड़ी कंपनियां मैंने आपको बताया है जो एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा प्रभाव रखती हैं, रसिया की कंपनी है, उन पे उसने क्या किया, एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि जो रोसनेट एंड लुकोइल जो कंपनियां हैं वो रसिया की एनर्जी सेक्टर में किस तरह से काम करती हैं। तो लगभग कह सकते हो कि जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन होता है रसिया का, उसका लगभग हाफ जो है वो यही दो कंपनियां करती हैं। और ग्लोबल सप्लाई में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक, अब हुआ क्या कि ये लगातार जो एक तरह से पनिशमेंट की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं, और खासकर ये इकोनॉमिक पनिशमेंट, ये कहीं ना कहीं रसिया पर एक बड़ा प्रहार करने का प्रयास है कि किसी भी तरीके से ये जो वॉर है वो किसी भी कंडीशन पे रुकना चाहिए और सही सॉल्यूशन के साथ रुकना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि भारत का कैसे इस पे रिएक्शन रहेगा और इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और जो देश जीडीपी बढ़ रही है उसको भी काफ़ी बिजली चाहिए, वहाँ के उद्योग धंधों के लिए बिजली चाहिए, शहरीकरण हो रहा है तो बिजली चाहिए। तो जो ऊर्जा की सुरक्षा है वो भारत के लिए प्राथमिकता है। भारत इसको कैसे मैनेज करेगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है। ठीक है, ये दोनों कंपनियां कह सकते हैं ग्लोबल ऑयल का लगभग 3.7 मिलियन बैरल पर डे करते हैं, जो कि 3.3% ग्लोबल सप्लाई का होता है। ठीक है, जो रोसनेट आपकी कंपनी है वो इंडिया में एक नायरा एनर्जी है, उस पर 49% स्टेक भी रखती है। ठीक है, जो कि लगभग 4 लाख बीपीडी रिफाइनरी गुजरात में करता है, यानी ऑयल को, ये एक तरह से इनका यहाँ पर काम होता है। ठीक है, अब इस रिफाइनरी में क्या है, ज़्यादातर रशियन क्रूड ऑयल का यहाँ पर रिफाइन किया जाता है, जो कि ऑलरेडी अभी कई सारे यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर सैंक्शन लगा रखे हैं इस तरह की कंपनियों पे जो कि रसिया से जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि ये पूरी दुनिया को भी ऑयल सप्लाई करते हैं, तो ये सैंक्शन सिर्फ मैटर ये नहीं करेगा कि भारत को करेगा, पूरी दुनिया में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि अब बाकी कंपनियां इनसे ऑयल नहीं ले सकेंगी या बहुत सारे देश ऑयल नहीं ले सकेंगे। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है कि ये बात उन्होंने, अमेरिका ने ये भी कहा है कि अगर इन कंपनियों के साथ आपने लगातार इस तरह से ऑयल या एनर्जी के लिए कनेक्शन रखा, तो हो सकता है कि उन देशों पर या उन कंपनियों पर भी अमेरिका कुछ और अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकता है, खासकर इंडिया और चाइना की कंपनियां, क्योंकि इनके साथ जुड़ी हुई हैं। होगा क्या, इसका प्रभाव क्या होगा, सैंक्शन का ये मतलब है कि अमेरिका में पहली बात तो इन कंपनियों की जितनी भी एसेट्स होंगी, जो भी मुद्रा होगी या जो भी उनकी रिफाइनरी या जिस तरह की भी उनके ऑयल या एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी एसेट्स होंगे, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर जो फिनेंस से जुड़े हुए हैं, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि इनके साथ कोई आप व्यापार नहीं करोगे। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इससे क्या है, फर्क क्या पड़ा भाई, अमेरिका को भी दुनिया में बहुत सारा ऑयल चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत, आप सबको पता है, उनकी बिजली खपत बहुत ज़्यादा है। तो इससे और ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्या हुआ है कि हलचल से तो आ गई है, और अमेरिका में लगभग 5% आप देखोगे कि ये इनके जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं, किसके, वहाँ पर जो एनर्जी के इनपुट से जिनसे आते हैं, जैसे ऑयल या बाकी गैस वगैरह की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्या है, भारत जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रसिया से क्रूड ऑयल लेता है, उसका कारण क्या है कि लगभग $69 के आसपास पर बैरल हमें पड़ता है, जो पैसा देना पड़ता है। और अमेरिका से अगर हम बात करें तो 83। दुनिया में सबसे सस्ता तेल अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो रसिया से ही मिलता है। ठीक है, तो इस कारण से भारत के लिए बहुत अच्छा रहता है कि हमारी जो, क्योंकि भारत को ज़रूरत ही है बाहर से ऑयल के लिए, तो कम पैसे में मिल जा रहा है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात यह है कि भारत को 2019 में जब ट्रंप की सरकार थी और उन्होंने ईरान पे एक तरह से सैंक्शन लगाए थे,
तो भारत ने इस चीज़ को समझ लिया था कि आने वाले समय पर भी इस तरह के चैलेंजेस हैं, तो भारत ने क्या किया, अपना जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। एक देश पर डिपेंड ना होकर कई देशों से लेने लगे, जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से हम ले सकते हैं। और भारत ने क्या किया, काफ़ी ऑयल को अभी रिजर्व भी रखा हुआ है, हमारे यहाँ पे रिजर्व तरह से काफ़ी रखा गया है ऑयल को, और डाइवर्सिफाई भी रखा कि कहीं से कोई सैंक्शन आता है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सके। अब देखने वाली बात है कि जब इस तरह की, जहाँ पे रसिया से ही हम सबसे ज़्यादा ले रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी कंपनियों को एक तरह से कहीं ना कहीं हमने प्रेशर पे लेकर ये अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, तो अब इसको भारत कैसे मैनेज करने वाला है। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये तो एक तो हो गई एनर्जी सिक्योरिटी की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भारत को देखना पड़ेगा कि जो उसकी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरा करे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से अगर देखा जाए, जैसे सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी महंगा हमें तेल मिलता है, यूएई से थोड़ा सस्ता रहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लेता है। ठीक, दूसरे नंबर पर हम इराक से ऑयल लेते हैं। तो जो मिडिल ईस्ट देश हैं, एक तरह से अगर हमारी निर्भरता फिर हो गई तो मिडिल ईस्ट कई बार डिस्टर्ब भी रहता है, तो हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है वो कहीं से प्रभावित ना हो सके, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समझिएगा बात। तो अब भारत को देखने के लिए दो तरह की बात है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर क्या हम अमेरिका के इन सेक्शन को सीरियसली लें, और अगर सीरियसली लें तो क्या हम रसिया के साथ अपना जो ऑयल का बिजनेस है उसको धीरे धीरे कम करें, यानी ऑयल खरीदना कम करें, या फिर हम एक काम करें कि अमेरिका जो प्रेशर डालता है, इकोनॉमिक सैंक्शन रखता है, उसको हम बर्दाश्त करने की क्षमता रखें। अब यहाँ पर डिसीजन भारत सरकार को लेकर है, लेकिन भारत के लिए दोनों तरफ से कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहेंगे। इसको कैसे मैनेज करना, ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है और ये डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं है। ठीक, अब रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रसिया को भी एक तरह से नई आउटलेट देखने पड़ेंगे जो उसके ऑयल को खरीद सके, अगर इंडिया पीछे हटता है, और इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों में भी बात आएगी। अब भारत का यहाँ पर जो बैलेंसिंग चैलेंज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखो रसिया क्या है, हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, और आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो अगर हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट में जाते हैं या इस तरह से कुछ डिस्कशन में जाते हैं और रसिया से अगर हम दूरी बनाते हैं अमेरिका के प्रभाव में आकर, तो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोर विदेश नीति दिखेगी और हमारे जो पड़ोसी देश हैं या जो पुराने मित्र हैं उन पे भी भारत की छवि काफ़ी खराब होगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि अमेरिका के साथ हमारा अच्छा एक्सपोर्ट भी होता है, काफ़ी बेनिफिट्स भी रहते हैं, और अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मैच करती हैं, तो वो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं एक ज़रूरी राष्ट्र है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि भविष्य में जब अमेरिका के साथ जो शर्तें तय होंगी, उन शर्तों में भारत किस तरीके से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताओं को संतुलित रखकर आगे डील पे बढ़ेगा। ठीक है, अगर देखने वाली बात एक और होगी यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके से सैंक्शंस होते रहे, या मान लो रशिया ने दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो दुनिया के बाकी देश हैं उनको अब तो कहीं ना कहीं हाई प्राइस मिलेगा, क्योंकि डिमांड तो है ही उतना ज़्यादा। तो ये भी एक चैलेंज है कि इंडिया और चाइना जैसे देश जो कि निर्भर करते हैं अभी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस तरह की कई अन्य देशों पर, वहाँ पर उनकी बढ़ती जीडीपी के लिए ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं वो कैसे दूसरों पर निर्भर होकर पूरा करें। तो ये भी एक तरह से भारत को देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करें। एक अगली समस्या आती है पेमेंट चैनल की, क्योंकि जो स्विफ्ट पेमेंट चैनल है आप सबको पता है कि वो पूरी तरह से रसिया को उसने रोक रखा कि रसिया का कोई पेमेंट नहीं होगा, जो पूरी दुनिया में ग्लोबल एक तरह से कह सकते हो पेमेंट सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिलता है। अब इसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि अगर रसिया और इंडिया कहीं ना कहीं, चाइना, तीन देश जो हैं वो अगर एक तरीके से ऑयल को लेते हैं तो रसिया को अपनी डॉलर के साथ ना लेकर, यानी अमेरिका के डॉलर के साथ ना लेकर रुपयों पे, और जो चाइना की करेंसी रूबल है वो आपस में एक तरह से एक्सचेंज करें। साथ ही साथ अगर चाइना इन्वॉल्व है तो उसकी जो करेंसी युआन है उसको भी वो ले सकते हैं, तो युआन, रुपीज़ एंड रूबल के साथ मिलकर हम बिजनेस कर सकते हैं कि उसके बदले में हम आपको डॉलर ना देकर ये युआन दे सकते हैं, या हम आपको यहाँ पर ये दे सकते हैं, रुपीज़ दे सकते हैं या रूबल, और उसके बदले में हम एक्सपोर्ट में खरीद सकते हैं कि भाई रूबल हमारे पास आ गए तो हम रसिया से कुछ और भी चीज़ खरीद सकते हैं, या युआन आ गए हमारे पास तो हम चाइना से देकर युआन और भी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो एक तरीके से जो डॉलर की डोमिनेंट एक तरह से छवि बनी हुई है उससे भी हम काफ़ी अपने आप को बचा लेंगे। एक अल्टरनेटिव की बात यहाँ पे चल रही है, ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो फ्यूचर की बात है। ठीक, अब यूएस डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बनता है इस तरह के इन्वायरमेंट में। जब अमेरिका के डॉलर में आप बिजनेस नहीं कर सकते और डॉलर पूरी दुनिया को चाहिए, तो फिर बाकी अगर आप उस करेंसी को ले रहे हो दुनिया से, उस करेंसी के साथ कोई आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो या कुछ खरीद नहीं सकते हो या इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर वो उस पैसे की उपयोगिता क्या है। तो ये भी एक सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि कैसे भारत इसको मैनेज करता है। ठीक, अब यहाँ पर एक और भी बात होगी कि हम जब तेज़ी के साथ अपने आप को बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, ये हमारे जो कह सकते हो स्ट्रेटजिक हमारी जो अपनी डिपेंडेंसी है वो किसी थर्ड देश द्वारा क्या चलाई जा सकती है क्या। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर अमेरिका जैसा देश
अपने हितों के लिए या अपने ग्रुप के हितों के लिए भारत या इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्री हैं जिनको ऊर्जा उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनको प्रभावित कर रहा है लगातार अपनी बातों को मनवाने के लिए, या कह सकते हो प्रेशर क्रिएट करने के लिए। देखने वाली बात होगी कि क्या भारत महंगा तेल खरीदेगा, क्योंकि सबसे सस्ता रसिया से मिल रहा है, और अगर रसिया से आप नहीं खरीद रहे हो तो बाकी देशों के साथ महंगा खरीदना पड़ेगा। और क्या उन देशों के साथ सच में आपको इतना एक्सपोर्ट करने को मिलेगा कि आप इस कीमत को वहाँ से निकाल पाओगे? चलो आप आर्थिक रूप से चीज़ों को मैनेज कर लोगे, लेकिन समझने वाली बात ये होगी कि कहीं ना कहीं क्या हमारा जो एक परम या बहुत ही अच्छा दोस्त है रसिया है, उसके साथ हम अपने स्ट्रेटजिक जो एक तरह से कॉन्फिडेंस है या ट्रस्ट है उसको मैनेज कर पाएंगे? ये कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने एक भारत की कमजोर छवि जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भी एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की तरह देखा जाएगा। तो प्रश्न यही है कि भारत इस समस्या से कैसे निकले अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और भारत को रसिया के साथ इस बात के लिए प्रेशर डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं में जो उनके साथ इकोनॉमिक ट्रेड कर रहे हैं उसको पीछे करें। तो कितना भारत उस प्रेशर को सहन कर सकता है? क्या भारत के भविष्य के लिए सही है? ये तो भारत की विदेश नीति या कह सकते हो जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन प्रश्न यही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा उठाएगा ये कदम पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जो ग्लोबल एक तरीके से कह सकते हो मार्केट है जहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी बनी हुई है, बैलेंस है, उसको बिगाड़ने का प्रयास है। और यह इस तरह का जो प्रयास है वो सिर्फ यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए है या उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा है, वो भी भारत को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, और किस तरीके से भारत में नियर फ्यूचर पे इस तरह के चैलेंजेस के कारण प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, वो भी एक प्रश्न बनेगा हमारे सामने। ये बातें बात की हैं, इसको देखा जाएगा कि भारत सरकार किस तरह से मैनेज करता है और जवाब देता है। लेकिन आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि चुनौतियाँ किस तरीके से काम कर रही हैं और हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे आगे संभाल सकते हैं और किसी अन्य देश के प्रेशर में ना आकर अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सही तरीके से देख सकते हैं। धन्यवाद। आपके लिए आज इतना ही इस वीडियो में था। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लियरिटी आई होगी। अगले वीडियो पर हम आपके साथ किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।